Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, Emma with the Story Circle. This is the part 2 of the chapter, The Wolves of Cernogratz. Cernogratz के भेड़िए। इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को मैं काफ़ी समय पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर का पार्ट 2 किसी न किसी कारण की वजह से अपलोड नहीं हो पाया था, और जिसके लिए मुझे लगातार कई सारे एकदम भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस चैप्टर के पार्ट 2 को एनी हाउ अपलोड किया जाए। तो उन सभी कमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हुए, उन्हें सैल्यूट करते हुए आज मैं इस चैप्टर के पार्ट 2 को अपलोड करने जा रहा हूं। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि उस वीडियो में हमने पैरा नंबर 1 से पैरा नंबर 14 तक पढ़ लिया है, तो पहले आप उसे देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहां तक क्लियर रहे, और फिर जब हम लोग इसे पैरा नंबर 15 से पढ़ना शुरू करें तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज एन इम्पर्टिनेंस स्नैप द बैरन। बैरन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह उस ओल्ड महिला का, वो उस बूढ़ी औरत का रूड बिहेवियर है, उसने कितना बुरा बर्ताव किया। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, कि उसने जो भी बात कही मुझे उसके एक शब्द पे भी भरोसा नहीं है। सी जस्ट स्किम इट एंड नथिंग मोर। वह बस एक जर्मन महिला है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे स्किमिट को हम लोग एक एक जर्मन महिला को हम लोग स्किमिट कहते हैं। सी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द पीजेंट्स, कि वह कुछ किसानों से, कुछ मजदूरों से बातें करती आ रही होगी अबाउट द सेर्नोग्रेट्स फैमिली। किसके बारे में? सेर्नोग्रेट्स की फैमिली के बारे में। एंड डग अप देयर हिस्ट्री एंड देयर स्टोरीज, और हो सकता है कि उसने सेर्नोग्रेट्स फैमिली के इतिहास को जाना होगा, उनकी कहानियों को जाना होगा, और उसने खुद से एक कहानी बना ली है कि वो भी सेर्नोग्रेट्स फैमिली की एक मेंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे उसकी बातों पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। आई सपोज हर ग्रैंड फादर वॉज अ पेंट्री बॉय और समथिंग ऑफ द सॉर्ट इन द कैसल, कि जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके दादाजी इस महल में एक पेंट्री बॉय की तरह काम करते थे, या इसी तरह का कुछ काम करते थे। तो बेसिकली वो इस महल के एक नौकर थे। अब पेंट्री बॉय किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। बॉय वर्किंग इन द पैंट्री, एक ऐसा लड़का जो कि पैंट्री में काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि पैंट्री किसे कहते हैं। तो पैंट्री हम लोग एक छोटे से रूम को कहते हैं जो कि किचन के बगल में होता है, और उस रूम में हम लोग फूड को और यूटेंसिल्स को, भोजन को और बर्तनों को स्टोर करते हैं, राइट। ओके। तो वो बैरन कहता है कि उसके फादर जो है वो एक पैंट्री बॉय की तरह हो सकता है काम करते थे। ही स्नीगर्ड, और इतना कह के वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। देखो यहाँ पे स्नीगर्ड का मतलब बताया गया है लाफ्ड क्वाइटली इन अ मॉकिंग और अनकाइंड मैनर। आप इस तरह से हंसते हो जैसे कि लगता है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो या किसी को छोटा दिखा रहे हो। और ये कहता है दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू, और जो बात मैंने बताई कि उसके दादाजी पेंट्री बॉय की तरह काम करते थे, हो सकता है कि ये बात सही हो। पैरा नंबर 16। द मर्चेंट सेड नथिंग। बैरन की बातों को सुनकर कॉनरैड, जो कि एक मर्चेंट था और जो बैरोनेस ग्रूवेल का भाई था, वो बैरन की बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। क्यों? ही हैड सीन टीयर्स इन द ओल्ड वुमेन्स आईज व्हेन शी स्पोक ऑफ गार्डिंग हर मेमोरीज, क्योंकि उस मर्चेंट ने उस महिला की आंखों में आंसू देख लिया था जब वो अपनी यादों को, अपने मेमोरीज को संजो के रखने की बात कर रही थी। I shall give her notice to go as soon as the New Year festivities are over, said the Baroness. तभी बैरोनेस कहती है कि जैसे ही नए साल की फेस्टिवल्स, नए साल की जितने भी त्योहारें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं उसे जाने का नोटिस दे दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, तब तक मैं इतना बिजी रहूंगी कि उसके बिना चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो बेसिकली बैरोनेस यहाँ पे कहती है कि वो बहुत ही जल्द उस बूढ़ी औरत को नौकरी से निकाल देगी, उसे फायर कर देगी। बट सी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, for in the cold biting weather after Christmas the old governess fell ill and kept to her room। लेकिन वैसे भी बैरोनेस को I'm sorry, लेकिन वैसे भी गवर्नेंस को सॉरी वैसे भी बैरोनेस को ओल्ड गवर्नेंस के रहने के बावजूद भी सभी चीज़ों को खुद से मैनेज करना पड़ा, क्योंकि क्रिसमस के बाद के कड़ाके की ठंड ने उस बूढ़ी महिला को, उस ओल्ड गवर्नेंस को काफ़ी बीमार कर दिया, और वो अपने रूम में ही रहने लगी, वो अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी।
इट इज़ मोस्ट अनोइंग सेड द बैरोनेस। बैरोनेस कहती है कि ये कितना परेशान करने वाली बात है, ये कितनी हैरानी की बात है। एज हर गेस्ट सैट अराउंड द फायर वन इवनिंग। तो एक शाम जब बैरोनेस के मेहमान आग के पास बैठे हुए थे, तो वो कहती है कि ये कितना परेशान कर देने वाली बात है। और वो बात क्या थी कि ऑल द टाइम दैट शी हैज़ बिन विद अस आई कैन नॉट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल, टू इल टू गो आउट टू टू इल टू गो अबाउट एंड डू हर वॉक। बैरोनेस एक्चुअली यहाँ पे कह रही है कि वो जब से हमारे साथ रह रही है, वो जब से हमारे पास रह रही है, मैं याद नहीं कर सकती हूँ कि वो इतना सीरियसली, इतना गंभीर रूप से आखिरी बार बीमार कब हुई थी। और वो इतनी बीमार हो गई है कि वो अपने रूम से बाहर भी नहीं जा सकती, अपना काम भी नहीं कर पा रही है। एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल, और अब जबकि मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, सी गोज एंड ब्रेक्स डाउन, वो बीमार हो गई है, वो गई और बीमार हो गई। वन इज़ सॉरी फॉर हर, कि अगर कोई भी उसे इस हालत में देखेगा तो उसके लिए ऑफ कोर्स बुरा फील करेगा। सी लुक्स सो विदर्ड, वो काफ़ी विदर्ड लगती है। अब यहाँ पे विदर्ड का क्या मतलब होगा? थिन एंड वीक, वो काफ़ी दुबली और पतली लगती है। विदर्ड एंड श्रंकन, तो श्रंकन का मतलब दिया स्मॉलर एंड थिनर, वो काफ़ी छोटी हो गई है और पतली हो गई है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके जो मसल्स होते हैं वो एकदम सूख से जाते हैं, है ना, वो एकदम किशमिश की तरह हो जाते हैं सूख करके। बट इट इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग ऑल द सेम। तो यहाँ पे बैरोनेस कहती है कि एक समय पे देखकर उसे बुरा भी लगता है, लेकिन एक समय पे मुझे काफ़ी तकलीफ भी होती है उसको देखकर। एक तरह से झुंझलाहट मुझे महसूस होती है, क्योंकि उसके रहने के बावजूद भी मुझे काम करना पड़ता है। मोस्ट अनोइंग अग्रीड द बैंकर्स वाइफ सिंपथेटिकली। अब एक बैंकर की वाइफ थी वहीं पे उनके मेहमानों में से, वो अपनी सहानुभूति उस बूढ़ी औरत के प्रति दिखाते हुए कहती है कि हाँ हाँ, ये काफ़ी हैरानी की बात है, ये काफ़ी अनोइंग है। और फिर वो आगे कहती है, इट इज़ द कोल्ड आई एक्सपेक्ट, कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये काफ़ी ठंड है और ठंड के वजह से वो बीमार हो गई है। इट हैज़ बीन अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर, कि इस साल बाकी सालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड सेड द बैरोनेस। तभी बैरोनेस कहती है कि और हाँ, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी तो है। तभी क्या होता है, वो आगे कहती है, वाई वापी, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, वापी तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये वापी कौन है, चलिए देखते हैं। द स्मॉल woolly lapdog had leaped suddenly down from its cushion and crept shivering under the sofa। अब वापी जो है वो बैरोनेस का एक पेट डॉग है, एक पालतू कुत्ता है। वो एक छोटा सा है और काफ़ी, है ना, शानदार एकदम वुलन फर वाला डॉग है। उसके जो रुआं है, उसका जो फर है एकदम ऊन की तरह है। वो अचानक से क्या करता है, अपने कुशन से, अपने तकिए से नीचे कूद जाता है और कांपते हुए, क्रेप्ट करते हुए, रेंगते हुए सोफ़ा के अंदर चला जाता है। एट द सेम टाइम एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री बार्किंग केम फ्रॉम द डॉग्स इन द कैसल यार्ड। अब क्या होता है, उसी समय, उसी क्षण कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अचानक से गूंजने लगती है। कहाँ से? तो बागीचे के, आई मीन महल के बागीचे से, कैसल यार्ड से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगती है। एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड यापिंग एंड बार्किंग इन द डिस्टेंस, और बाकी कुत्तों को भी एक दूरी पे भौंकते हुए सुना जा सकता था। What is disturbing the animals? asked the Baron. बैरन ने पूछा कि आखिर इन जानवरों को परेशान कौन कर रहा है। And then the humans listening intently. ह्यूमंस यहाँ पे उन सभी गेस्ट को बोला गया है जो कि आग के चारों तरफ आसपास बैठे हुए थे। बताया गया है कि जब उन सभी लोगों ने बड़े ही ध्यान से, इंटेंटली सुना, heard a long drawn whining, उन लोगों ने क्या सुना? लॉन्ग ड्रॉन वाइनिंग। अब यहाँ पे लॉन्ग ड्रॉन और वाइनिंग का क्या मतलब है, यहाँ बताया गया है, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक चलता है उसको हम लोग लॉन्ग ड्रॉन कहते हैं। और वाइनिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग अ नॉइज दैट इज़ लॉन्ग एंड हाई, एक ऐसी आवाज़ निकलना जो कि काफ़ी लंबी हो और हाई हो, मतलब काफ़ी ऊंची हो, काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ हो। एज इफ़ कंप्लेनिंग, और ऐसा लगना जैसे कि कोई शिकायत कर रहा हो, कोई कंप्लेन कर रहा हो। तो जब उन सभी गेस्ट ने, उन सभी मेहमानों ने ध्यान से सुना तो उन लोगों ने किसी चीज़ को हाउल करते हुए, चिल्लाते हुए सुना। और ये जो हाउलिंग का साउंड था
वो क्या था, राइजिंग एंड फॉलिंग, ये कभी राइज कर रहा था कभी फॉल कर रहा था। आई मीन ये जो आवाज़ थी वो कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे आ रही थी। सीमिंग एट वन मोमेंट माइल्स अवे, ये कभी ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ मीलों दूर है। एट अदर्स टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैसल वॉल, और कभी दूसरे क्षण ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल महल के दीवार के नीचे से, दीवार के बॉटम से आ रही है, दीवार के फुट के पास से आ रही है। All the starved, cold misery of a frozen world, blended with other forlorn and haunting melodies to which one could give no name, seemed concentrated in that wailing cry. अब ये जो हाउलिंग की आवाज़ आ रही थी, ये जो हाउलिंग की शोर मच रही थी, इसमें अजीब तरह की फीलिंग्स थी। आई मीन वो सभी भेड़िए जो कि काफ़ी भूखे थे या ठंड के वजह से परेशान थे, और वैसे दूसरे भेड़िए जो कि अकेले थे, उदास थे, इन सभी की आवाज़, इन सभी के चिल्लाने का जो शोर था वो एक साथ मिल गया था, और उस चिल्लाने की आवाज़ में, उस कराहने की आवाज़ में इन सभी की भावनाओं को, इन सभी की हॉन्टिंग मेलोडीज़ को सुना जा सकता था। वुल्स क्राइड द बैरन, तभी बैरन चिल्लाता है, अरे ये तो भेड़िए हैं, दीज आर वुल्स। Hundreds of wolves, said the merchant, who was a man of a strong imagination. तभी मर्चेंट, आई मीन कॉनरेड हमारा क्या है, मर्चेंट है, वो कहता है कि ये तो सैकड़ों भेड़िए हैं, और मर्चेंट को यहाँ पे ज़ोरदार कल्पना शक्ति वाला इंसान बताया गया है। इसको पोएटिकली डिस्पोजिशन भी बताया गया था पैरा नंबर फर्स्ट में। मूव्ड बाय सम इम्पल्स, वन सेकेंड, ओके हाँ, पैरा नंबर 27. Moved by some impulse which she could not have explained, the Baroness left her guests and made her way to the narrow, cheerless room where the old governess lay, watching the hours of the dying year slip by. अब ये जो बैरोनेस थी वो अचानक से किसी न किसी फीलिंग से वो इम्प्रेस्ड हो जाती है, और अचानक से अपने गेस्ट को वहीं पे अकेला छोड़ करके उस छोटे से और उदास कमरे में चली जाती है जहाँ पे वो बूढ़ी गवर्नेस पड़ी होती है और अपने मरने के साल के कुछ घंटों को गुजरते हुए देख रही होती है। इन स्पाइट ऑफ द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन। अब क्योंकि जाड़े की रात थी, सर्दी की रात थी, है ना, कड़ाके की सर्दी थी, उसके बावजूद भी उसके कमरे का जो खिड़की था वो खुला हुआ था। विद एन एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स, अब जैसे ही वो बैरोनेस देखती है कि अरे इतनी सर्दी है और ये खिड़की खुला हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेशन उसके होंठों पे था, और ऐसा करते हुए द बैरोनेस रस्ट फॉरवर्ड टू क्लोज इट, वो आगे बढ़ती है उस खिड़की को बंद करने के लिए। Leave it open, said the old woman in a voice that for all its weakness carried an air of command such as the Baroness had never heard before from her lips. तभी अचानक से क्या होता है, वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसे खुला रहने दो, और उस बूढ़ी औरत ने उतना वीक, उतना कमज़ोर होने के बावजूद भी इस बात को ऐसे कहा था जैसे कि गवर्नेस को लगा कि वो उसे कमांड कर रही है, उसे ऑर्डर कर रही है, और बैरोनेस ने उस बूढ़ी औरत के होंठों से कभी भी इस तरह के कमांड को, ऑर्डर को नहीं सुना था। बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड, बैरोनेस कहती है, लेकिन अगर मैं इसे खुला छोड़ देती हूँ तो आप ठंड से मर जाओगी। आई एम डाइंग इन एनी केस, सेड द वॉइस। आई मीन वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं वैसे भी मर रही हूँ, एंड आई वॉन्ट टू हियर देयर म्यूज़िक, और मैं उनकी म्यूज़िक को सुनना चाहती हूँ। दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूज़िक ऑफ माई फैमिली। ये जो भेड़िए है वो जंगल में दूर दूर से हमारे परिवार का मृत्यु संगीत गाने के लिए आए हैं। इट इज़ ब्यूटिफुल दैट दे हैव कम, ये कितना अच्छा है, ये कितना सुंदर है कि वे लोग आए हैं। आई एम द लास्ट वॉर्न सेनोग्रेट्स दैट विल डाई इन आवर ओल्ड कैसल, कि मैं वो आखिरी वॉर्न सेनोग्रेट्स हूँ जो कि हमारे इस पुराने कैसल में, पुराने महल में मरेगा। एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी, और वे लोग मेरे लिए गाने आए हैं। The cry of the wolves rose on the still winter air and floated round the castle walls. अब यहाँ पे बताया गया है कि भेड़ियों की चिल्लाहट, भेड़ियों का रोना सर्दी की शांत हवा में काफ़ी ज़ोर से गूंज रहा था, और महल की चारों तरफ फ्लोट कर रहा था, हवा में तैर रहा था।
The old woman lay back on her couch with a look of long delayed happiness on her face. और जब ये भेड़िए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तो ये बूढ़ी महिला अपनी सोफ़ा पे लेटी हुई थी और उसके चेहरे पे एक अजीब तरह की खुशी थी। गो अवे, सी सेड टू द बैरोनेस। उसने बैरोनेस से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। आई एम नॉट लॉनली एनी मोर, अब मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली, कि मैं एक बहुत ही ग्रेट ओल्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आई थिंक सी इज़ डाइंग, सेड द बैरोनेस व्हेन सी हैड रीजॉइंड हर गेस्ट। और जब बैरोनेस वहाँ से चली जाती है और अपने गेस्ट के साथ मिल जाती है तो अपने मेहमानों से कहती है कि मुझे लगता है कि वो मर रही है। आई सपोज यू मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर, कि मुझे लगता है कि हमें एक डॉक्टर बुलाना चाहिए। एंड दैट टेरिबल हाउलिंग, और ये जो अजीब तरीके की हाउलिंग हो रही है, ये जो भेड़िए चिल्ला रहे हैं, ये जो भेड़िए कराह रहे हैं, नॉट फॉर मच मनी वुड आई हैव सच डेथ म्यूजिक। और ये जो डेथ म्यूज़िक है इन भेड़ियों का, वो मुझे ज़्यादा पैसों का नहीं लग रहा है, ये मुझे काफ़ी चीप और सस्ता लग रहा है। दैट म्यूज़िक इज़ नॉट टू बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, सैड कॉनरेड। कॉनरेड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की म्यूज़िक को कितनों भी पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। चाहे आप कितना भी पैसा दे दो, लेकिन आप इस तरह की म्यूज़िक को ख़रीद नहीं सकते। हार्क, व्हाट इज़ दैट और द साउंड। तभी कोई कहता है, आई मीन आस्क द बैरन। बैरन कहता है कि सुनो, वो किस तरह की आवाज़ थी। एज अ नॉइज ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वॉज हर्ड, क्योंकि बैरन ने किसी चीज़ को टूटने की और धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनी थी। वहीं कहता है कि वो सुनो, वो किस तरह की आवाज़ थी। इट वॉज अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क। ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ उसकी थी जब पार्क में एक पेड़ गिर गया था। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट साइलेंस। उसके बाद थोड़ा देर अजीब तरह का खामोशी वहाँ पे पसरा रहता है, एक अजीब तरह की शांति होती है थोड़ी देर के लिए। एंड देन द बैंकर्स वाइफ स्पोक, और फिर बैंकर की पत्नी बोल पड़ती है और क्या कहती है, इट इज़ द इंटेंस कोल्ड दैट इज़ स्प्लिटिंग द ट्रीज, कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से पेड़ जो है ना टूट रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज़ ब्रॉट द वुल्व्स आउट इन सच नंबर्स, और शायद ये ठंड ही है जिसने इतने सारे संख्या में भेड़ियों को जंगल से बाहर निकाल दिया है, और गर्मी की तलाश में हो सकता है ये भेड़िए जंगल से बाहर निकल के चले आए हैं। The Baroness eagerly agreed that the cold was responsible for these things. बैरोनेस भी काफ़ी उत्सुकता से उस बैंकर की वाइफ के साथ सहमति जताती है और मान लेती है कि इन सभी चीज़ों का जो आसपास में हो रही थी, उन सभी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल क्या था, तो ये ठंड था। ठंड की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। It was the cold of the open window too which caused the old Fräulein's heart failure. अब बैरोनेस इस बात को भी मान लेती है कि शायद हो सकता है कि उस कमरे का जो खिड़की था वो खुला हुआ था और उसकी वजह से काफ़ी ठंड उस बूढ़ी औरत को लग गई, और ठंड की वजह से ही उस बूढ़ी औरत का जो हार्ट था वो फेल हो गया। बट द नोटिस इन द न्यूज़ पेपर्स लुक्ड वेरी वेल, लेकिन अगली सुबह जब न्यूज़पेपर में खबर छपती है तो उसको कुछ इस तरह से छापा गया था। ऑन December 29th at Castle Cernogratz died Amelia von Cernogratz, for many years the valued friend of Baron and Baroness Crowell. अखबार में छापा गया था कि 29 दिसंबर को सेर्नोग्रेट्स महल में एमेलिया वॉन सेर्नोग्रेट्स का देहांत हो गया, जो कि काफ़ी सालों तक बैरन और बैरोनेस क्रूबल की अच्छी दोस्त रही थी। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।